हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये एक तरह से हम कहें इसका एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट जगह पे होता है। केमिकल बॉन्डिंग में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसका अगर हम कहें सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा सा एप्लीकेशन है, या ये कहें कि बहुत सारे जो कंपाउंड हैं इनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, ये सब। यानी ये चैप्टर जो है ये एक तरह से वर्सेटाइल चैप्टर है, जिसके जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं नीट के अंदर, इसका एक क्वेश्चन नीट में ज़रूर आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, मिनिमम एक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये फर्स्ट ग्रुप में है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में, और एटॉमिक नंबर इसका फर्स्ट, यानी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस एंड लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे लेस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है इसका, लाइटेस्ट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, गैस में भी और अमोंग ऑल एलिमेंट्स में। डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश एंड कॉल्ड इन्फ्लामेबल गैस। तो सबसे पहले कैवेंडिश साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, नाम दे दिया इन्फ्लामेबल गैस। इसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का ऑलमोस्ट 70% पार्ट कवर करता है अकेला हाइड्रोजन यूनिवर्स के अंदर। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट में तो मैक्सिमम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है तो हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा, सिंगल बॉन्डेड, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड एटम जब एच एच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। अगर हम केवल HF को हटा दें तो, एक्सेप्ट HF, हाइड्रोफ्लोराइड जो है, एक्सेप्ट HF, इट हैव मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी अमॉन्ग ऑल। कार्बन कार्बन बॉन्ड से भी ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। नेक्स्ट देखें, अब ये जो हाइड्रोजन है जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, हम इसको बाकी कंपाउंड से बनाएंगे कैसे? उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है एसिड से रिएक्शन करा दो। अब एसिड में हाइड्रोजन होता है क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। अब हम उसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो हम किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराएं जो एसिड से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर सके। इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे आयरन मेटल यूज कर लिया हमने, आयरन मेटल या जिंक, ये सब हम यूज कर सकते हैं जो रिएक्शन करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, अगर हम ऐसे कंपाउंड में, ऐसे एलिमेंट से रिएक्शन करा दें तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी डाइल्यूट फॉर्म में, H2SO4 में। कॉपर, ध्यान रखना, कॉपर जो है अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। एक और मेथड देखें, ये तो था एसिड से, क्या हम बेस से भी बना सकते हैं, एल्कली से भी बना सकते हैं। एल्कलीज जो होते हैं, ऑल एल्कली आर बेसिक, ठीक है ना। तो एल्कली जो है बेसिक जो है, उनसे कैसे बनाएं? तो हम किसी ऐसे मेटल से रिएक्शन कराएंगे जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता हो। एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करे। मेटल जो होते हैं वो मेनली बेसिक होते हैं, मेनली बेसिक, लेकिन जो एम्फोटेरिक होते हैं वो बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, Be, Sn, Pb, Si, ये सब। तो ये NaOH, जैसे यहां सोडियम जिंकेट बना है, एल्यूमिनियम से सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, इस तरह से। तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। वाटर से अगर बनाना हो, हाइड्रोजन तो वाटर के अंदर भी है, अगर हम वाटर से हाइड्रोजन गैस बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है
उनसे ही रिएक्शन करानी होगी, जैसे जिंक, और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अब वाटर के साथ जो मेटल होंगे क्या एक जैसे रिएक्शन करेंगे? नहीं, डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पर। अगर कोई मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक में भी अगर हम बात करें तो स्पेशली फर्स्ट ए वाले, फर्स्ट ए में भी लिथियम को छोड़कर जितने भी हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतना रिएक्टिव होते हैं कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, आग लग जाती है एक्सप्लोजिव। तो इनके लिए कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड ए वाले हैं, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल कहें, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। तो इनकी रिएक्टिविटी जो है ये कोल्ड वाटर में तो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स ये हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन जो मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उनके लिए हम करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो स्टीम रिएक्शन कर लेगा लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। इस तरह से वाटर से रिएक्शन हम बना लेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है ये है प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए, कि अगर हमें सिर्फ प्योर हाइड्रोजन बनाना है विदाउट इंप्योरिटीज, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अपोजिट जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर रिएक्शन होगी, H2O जो होगा ये इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन और गैस जो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके कंपोनेंट हैं ये इसमें डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ एनोड पे अपने को कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट देखें एक और कमर्शियल मेथड। कमर्शियल यानी अगर हमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, कमर्शियल यानी कि जो इजी इकोनॉमिकली वे में कन्वर्ट हमें हाइड्रोजन मिल जाए, उसके लिए लेन प्रोसेस। और लेन प्रोसेस में हम Fe के साथ रिएक्शन कराते हैं वाटर की। Fe के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, साथ में आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, जिसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं हम, मैग्नेटाइट। इस तरह से हमें प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगा। एक और मेथड है प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए और वो है बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर गैस बनाते हैं पहले। और वाटर गैस कैसे बनाते हैं, कार्बन की हाइड्रो H2O से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन यहां टेम्परेचर बहुत हाई रखते हैं, 1270 केल्विन, इतना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना, या अप्रोक्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें रखते हैं। निकल कैटलिस्ट लेते हैं और ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनते हैं, जिसको हम वाटर गैस कह सकते हैं। कार्बन को जब H2O के साथ में हीट कर रहे हैं तो उसको हम कोक स्टीम कह देंगे। अब ये जो वाटर गैस बना है इसकी हम वापस रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, वापस स्टीम मिलाते हैं इसमें, और वापस स्टीम मिलाएंगे तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये H2O का अगेन रिडक्शन कर देगा और H2O में से ऑक्सीजन के साथ ये CO2 बना लेगा, और H2O जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक H2 पहले से था, एक H2 और आ गया, यानी हमें हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। बोस प्रोसेस, जिसमें हम वाटर गैस का यूज करते हैं। अब जो हाइड्रोजन हमने बनाई है, इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिखता कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट कलरलेस। लाइटेस्ट तो हमने देख लिया, एटॉमिक मास बहुत कम होता है। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस गैस, कोई टेस्ट नहीं होता इस केस में। इट इज इनफ्लामेबल। इनफ्लामेबल का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे एलपीजी गैस इनफ्लामेबल होती है वैसे ये भी इनफ्लामेबल है। एंड लेस रिएक्टिव गैस। लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट है इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसका है -259.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा है, बहुत नेगेटिव में बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर है। और बॉइलिंग पॉइंट 252 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम होता है। अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टीज में देखें, इसका यूज देखते हैं। यूज कि हाइड्रोजन का यूज कहां करें हम। हाइड्रोजन का यूज
सबसे पहले तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में एक्चुअली में क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं कार्बन कार्बन में, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है, जिससे हम एल्कीन से एल्केन, एल्काइन से एल्केन बना सकते हैं। तो इसी में वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में, और ये वेजिटेबल घी यानी उसको सेचुरेटेड में, आपने सुना होगा डालडा घी, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो ये सेकंड, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च एंड एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ये काम में लेते हैं वेल्डिंग के अंदर। वेल्डिंग में हमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करनी होती है, बहुत ज़्यादा हीट। क्यों? क्योंकि हमें मेटल को इसमें मेटल जो है उसके ऊपर रिएक्शन करानी है, मेटल जो है उसको मेल्ट करना है, और मेटल को मेल्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ इनका यूज़ होता है लिक्विड फॉर्म एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट एयर में जो पास जाता है, तो हम चाहते हैं कि रॉकेट का जो वेट है वो कम से कम रहे, वेट मिनिमम रहे। वेट मिनिमम रहेगा तो रॉकेट इजीली हम उसको रॉकेट को एयर में छोड़ पाएंगे। तो इसमें देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फ्यूल करते हैं लेते हैं वो हाइड्रोजन लेते हैं, बहुत लाइट वेट होता है, इस एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इन एरोप्लेन्स एंड इन बैलून्स और इन सब में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन हीलियम के साथ कॉम्बिनेशन में। हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि लाइट होता है ये, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत लाइट हैं, इसमें जो फ्यूल होता है इस तरह से हम काम में ले लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आइसोटॉपिक इफेक्ट, और आइसोटॉप क्या होते हैं ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। आइसोटॉप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटॉप, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसा आप पहले देख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम उनकी बात कर रहे हैं आइसोटॉप की ही, कि इनका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट which can change physical and chemical properties of isotope, इसी को हम कहेंगे आइसोटॉपिक इफेक्ट। यानी आइसोटॉप की वजह से अगर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, अफेक्ट होती हैं, आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब आइसोटॉप में हम देखते हैं मास डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है, नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी या स्लाइटली चेंज होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी क्योंकि मास चेंज हो गया। मास चेंज हो गया तो इसमें हम कहें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब अफेक्ट हो जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होती हैं, क्या होती हैं कुछ। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, यहां हमने मीथेन का क्लोरीनेशन कराया, CH3Cl बन गया, HCl बन गया। अगर हम CD4 का क्लोरीनेशन कराते हैं तो CD3Cl DCl ये बन जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कार्बन, ये ड्यूटेरियम जो होता है आइसोटोप, कार्बन ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। यानी बॉन्ड एनर्जी जो है कार्बन ड्यूटेरियम की ज़्यादा है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए जो ड्यूटेरियम वाली रिएक्शंस है स्लाइटली स्लो रहेंगी कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम कह सकते, और वैसे हम जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंट फॉर्म की हाइड्रोजन किस किस फॉर्म में अपने को मिलेगा। सबसे पहले एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी सिंगल एटम की फॉर्म में मिले हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। और एटॉमिक हाइड्रोजन को अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, हाइड्रोजन यानी एटोमाइजेशन करें, इसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करें तो ये बनेगा सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नेसेंट हाइड्रोजन। जब हम किसी एसिड रिएक्शन, एसिड या बेस से मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे में जो रिप्लेस होती है हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूट जो होता है, ये होता है नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे हमने कहा इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन बाय एसिड, बेस
एंड वाटर, इन सब से। तो जैसे एक रिएक्शन कराई हमने जिंक की रिएक्शन H2SO4 से, Zn ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया नेसेंट हाइड्रोजन। वो बात अलग है कि नेसेंट हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, ये मोलिकुलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फाइनली अपने को मोलिकुलर हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन इन बिटवीन नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट है एड्जॉर्ब और ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, यानी अगर हाइड्रोजन को मेटल की सरफेस पर अगर एड्जॉर्ब कर लिया जाए, जो कि जनरली कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था हाइड्रोजनेशन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में, तो निकल क्या करता है, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है ये। और ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है, या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, यानी जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जो गैप रह जाते हैं, माइन्यूट से गैप, वहां हाइड्रोजन आके एड्जॉर्ब हो जाता है, इसी को बोल देते हैं ऑक्लूजन्स। नेक्स्ट इसके बाद में, ये तो था एटॉमिक हाइड्रोजन, अब हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन की। मोलिकुलर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो टाइप के हैं ये, ऑर्थो एंड पैरा, H2 ऑर्थो एंड पैरा। दो हाइड्रोजन एटम है, इनमें क्या होता है, स्पिन होता है हाइड्रोजन, एक ही दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, वो स्पिन करता है। अब H2 में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के। अब वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये स्पिन करेगा, यानी प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर वो डायरेक्शन सेम चल रही है, दोनों हाइड्रोजन की स्पिन की डायरेक्शन अगर सेम है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर दोनों हाइड्रोजन की जो स्पिन है वो अपोजिट है, प्लस है हाफ माइनस हाफ, या ये कहें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम कह देंगे पैरा हाइड्रोजन। अगर हम इनमें कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में, तो कंपैरिजन में हम यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी। और दोस्तों इंटरनल एनर्जी जो होती है ये ऑर्थो हाइड्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है पैरा हाइड्रोजन से। पैरा हाइड्रोजन से ज्यादा होती है इंटरनल एनर्जी ऑर्थो हाइड्रोजन की, जिसमें स्पिन सेम चल रहा है। इसके अलावा जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की जो स्टेबिलिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कैसे, अगर टेम्परेचर हाई है तो पैरा ऑर्थो हाइड्रोजन स्टेबल होगा, और टेम्परेचर अगर लो है तो पैरा वाला, यानी पैरा है कि ऑर्थो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर पैरा हाइड्रोजन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे ऑर्थो में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो में अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे वो पैरा में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर टेम्परेचर अगर 298 डिग्री केल्विन ले रखा है, यानी रूम टेम्परेचर, तो यहां ऑर्थो 75% और पैरा जो है जस्ट 25%। 20 केल्विन पर अगर हम चले जाते हैं तो ऐसे में ऑर्थो 0% हो जाता है, प्योरली हमें पैरा मिलता है। इतना लो टेम्परेचर कर दिया, प्योरली पैरा। और दोस्तों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपने को याद रखनी है कि 100% पैरा तो बन सकता है, बट 100% अल्फा 100% ऑर्थो नहीं बन सकता। पैरा ही बन सकता है, ऑर्थो 100% नहीं बन सकता। अब ये जो हाइड्रोजन हमने देखे हैं, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है, वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखिए, सबसे पहले एटॉमिक हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव, देन नेसेंट हाइड्रोजन, और देन मोलिकुलर हाइड्रोजन। मोलिकुलर हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव। चलिए अब हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं हाइड्रोजन के। अभी तक हम देख रहे थे हाइड्रोजन के टाइप्स और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज। अब ये हाइड्रोजन जब किसी और एटम से कनेक्टेड होते हैं, जब किसी और एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो कौन कौन से कंपाउंड बनाएंगे। यानी अभी तक हम हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे थे, अब हम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में सबसे पहला जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हाइड्राइड्स। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो हाइड्राइड में हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है हाइड्राइड्स को। हाइड्राइड यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है ये है आयनिक हाइड्राइड, आयनिक, सॉल्ट या सैलाइन हाइड्राइड। सॉल्ट बन रहे हैं इसका मतलब कोई पॉजिटिव पार्ट साथ में आएगा, मेटेलिक पार्ट होगा पॉजिटिव, और ये होते हैं एस ब्लॉक मेटल्स।
एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक मेटल जो होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों मैग्नीशियम और बेरिलियम के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोजन के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में, इनको हम कहेंगे आयनिक और सलाइन हाइड्राइड। यहां पर अगर हम देखें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हाइड्राइड्स, इसमें से जो कैल्शियम हाइड्राइड है इसको हम हाइड्रोलिथ भी कहेंगे। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं और पॉलीमेरिक फॉर्म में बनाते हैं, तो इनको हम कोवेलेंट कहेंगे। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ हाइड्राइड्स हैं दीज आर आयनिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट देखें सेकेंड टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं दैट इज मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेटेलिक नाम से ही पता चल रहा है ये जो मेटल्स होंगे वो मोस्टली डी ब्लॉक के होंगे। इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स में जो पोर्स होते हैं, जो थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा जो गैप रह जाता है उस गैप में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो जाता है। और दोस्तों मेटेलिक हाइड्राइड या जो हम कहें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इनकी कोई फिक्स स्टोइकियोमेट्री नहीं होती, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता जिस रेशियो में इन हाइड्राइड्स को ऑक्यूपाई होना है स्पेस के अंदर, केज के अंदर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जिनको हम कहेंगे, हाँ ये जरूर है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर सिमिलर टू पेरेंट मेटल, यानी जिस मेटल में ये अक्यूमुलेट हुए हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उन मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डी ब्लॉक के अंदर जो हम ग्रुप्स देखते हैं, डी ब्लॉक के ग्रुप हैं ग्रुप नंबर 3 to 12, इसमें से जो 7, 8, 9 ग्रुप के जो मेटल्स हैं ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए ये गैप रह जाता है। 7, 8, 9 जो है ये गैप रह जाता है, इस गैप में कोई हाइड्राइड नहीं बनता, इसलिए इसको नाम दे देते हैं हाइड्राइड गैप। 7, 8 एंड 9 ग्रुप वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो है थर्ड कैटेगरी है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ वो बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अमाउंट में ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इसमें एग्जाम्पल, इसमें जैसे CH4, अमोनिया, H2O, HF, ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। इन कोवेलेंट हाइड्राइड्स को भी हम अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कोवेलेंट जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा 3 कैटेगरी में है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मीनिंग होता है, सीधा सीधा रिलेशन होता है ऑक्टेट से। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऐसे हमारे सामने जो ग्रुप आएंगे वो आएंगे 13th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होंगे। 13th ग्रुप में जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। और अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाएंगे, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा सेंट्रल एटम का। इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। एग्जाम्पल इसमें 13th ग्रुप वाले जैसे बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, ये सब तो सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट। और ये जो हाइड्राइड्स होंगे, ये हाइड्राइड जो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे कि इनके जो हाइड्राइड होंगे वो डाइमेरिक फॉर्म बनाएंगे। बोरोन का जो हाइड्राइड है जिसको बोरेन हम कहेंगे, ये डाइमेरिक फॉर्म में रहेगा, डाइबोरेन जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, नो डेफिशिएंसी, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट कंप्लीट ऑक्टेट। और ये 14th ग्रुप यानी कार्बन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं ये बनेंगे, जैसे कार्बन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड। इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल elements has 8 electron in their outermost shell after bond formation। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड।
इलेक्ट्रॉन रिच, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो तरह से होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में या फिर लोन पेयर की फॉर्म में। यहां नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, क्योंकि हाइड्राइड जो है, यहां पर हम जो कोवेलेंट हाइड्राइड देख रहे हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड मतलब न्यूट्रल हाइड्राइड, यानी नेगेटिव नहीं तो सेकंड क्या होगा इसमें, लोन पेयर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वो होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड साइड में इसमें लोन पेयर प्रेजेंस रहे, लोन पेयर की प्रेजेंस रहे। जैसे अमोनिया, ऑक्टेट कंप्लीट, 1 लोन पेयर। H2O ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में 2 लोन पेयर। HF ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में 3 लोन पेयर भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, इसमें कहा गया ये जो हाइड्राइड्स हैं 15th 16th एंड 17th ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इन दीज हाइड्राइड्स लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम which can be given to others, so they are called electron rich hydride। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है ये नीट में पूछा जा चुका है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अभी हम देख रहे थे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें फर्स्ट हमने देख लिया हाइड्राइड्स। अब हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर, H2O, पानी, जिसको हम बहुत वेल नोन कंपाउंड है, हम डेली लाइफ में हर रोज देखते हैं वाटर को। अब हम पानी तो देखते हैं रोज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो अब देख लेते हैं। तो वाटर जो है, वाटर एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों इसकी जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। H2O जो होता है बेंट शेप होता है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं, जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। और यहां पर हम देखें वाटर जो है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये सोडियम से रिएक्शन करता है जिसमें Na न्यूट्रल से Na+ में आ रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इस रिएक्शन में H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन के साथ तो HF बनता है, और HF का फॉर्मेशन, HF में जो फ्लोरीन -1 में है, F2 में 0 से माइनस होना, रिडक्शन होना, यानी यहां फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करवा कौन रहा है, H2O। तो यहां H2O जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो H2O ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो थी कुछ केमिकल रिएक्शंस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्योर वाटर, जो हम ध्यान रहे, जो हम ड्रिंकिंग पर्पस में जो वाटर यूज करते हैं वो प्योर नहीं होता, वो मिनरल वाटर होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं। तो जो हम पानी का जो हमें टेस्ट आता है वो मिनरल्स का होता है, एक्चुअल में पानी का नहीं होता। वाटर जो होता है प्योर वाटर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, ये होता है प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इट फ्रीज एट 0 डिग्री एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री पर ये फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 1 एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ऑलमोस्ट 1 होती है वाटर की डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड H2O। तो जब वाटर लिक्विड कंडीशन में होता है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जब भी हम आइस को लिक्विड वाटर में इसमें पुट करते हैं तो ऐसे में जो ये है ये ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है ना, तैरने लग जाता है जो आइस है। ये क्यों? क्योंकि डेंसिटी उसकी सरफेस पर आ जाता है, डेंसिटी कम होने की वजह से। और वॉल्यूम, हम जानते हैं डेंसिटी वॉल्यूम तो अपोजिट चलते हैं, वॉल्यूम आइस का ज्यादा मिलेगा वाटर में। अगर हम एक फिक्स वाटर की क्वांटिटी को फिक्स करके एक लेयर बनाकर एक मार्क करके अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो उस मार्क से थोड़ा सा ऊपर अपने को आइस मिलेगी, क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम, अच्छा इसका रीजन क्या है कि वॉल्यूम ज्यादा क्यों मिलता है आइस का? वॉल्यूम है इसकी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। जो आइस में जो H2O होता है ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ओपन केज मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसमें इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है।
ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एक ऑक्सीजन एक H2 मॉलिक्यूल पर, तो उस वजह से वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा मिलता है, डेंसिटी कम मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे हम कहते हैं हार्ड वाटर, एक तो होता है सॉफ्ट वाटर जो हम जनरली जिसको टैप वाटर भी बोलते हैं, सिंपल वाटर जो होता है, एक जो समुद्र का पानी हो, सी वाटर हो, जिसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये कैसे मेजर करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर? तो हार्डनेस का मतलब होता है कि वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिलें। अगर सोडियम सॉल्ट्स मिलते हैं तो ये सिंपल है, मतलब सॉफ्ट वाटर है, लेकिन अगर यही सॉल्ट्स अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के मिलने लग जाएं तो उस कैटेगरी को हमने हार्ड वाटर में कंसीडर किया है। अब ये जो हार्डनेस है ये दो तरह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है कि जिस हार्डनेस को सिर्फ बॉयल करके ही सेपरेट कर सके हम, टेम्परेरी, बॉयल किया और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन गया। परमानेंट हार्डनेस जिसको बॉयल करके हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, बॉयल करके उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है ये बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जिसको जब हम हीट करते हैं तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल होते हैं, जिसको सेपरेट कर लेते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये होते हैं परमानेंट हार्डनेस। और दोस्तों परमानेंट हार्डनेस को बॉयल करके हम रिमूव नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि कैसे रिमूव करें। रिमूविंग ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, तो इसमें सबसे पहले वही टेम्परेरी में एक मेथड तो हमने कॉमन मेथड देखा, बॉइलिंग। जब बॉयल करेंगे तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे और ये जो कार्बोनेट होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, इसको फिल्टर करके हम सेपरेट कर लेंगे और वाटर की हार्डनेस रिमूव। अब एक और मेथड है क्लार्क मेथड, और क्लार्क मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं? ये क्विक लाइम को जब H2O में डिसॉल्व करते हैं तो स्लेट लाइम बन जाता है, इसी को हम बोल देते हैं स्लेट लाइम को ही, यही क्लार्क प्रोसेस में यूज करते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, हार्ड वाटर में डालते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इनसॉल्युबल पार्ट है, सेपरेट हो जाएगा। बस कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए या तो बॉयल कर दो या फिर क्लार्क मेथड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो। नेक्स्ट इसके बाद में है मेथड्स फॉर परमानेंट हार्डनेस। अब अगर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो बॉयल करके काम नहीं चलेगा, इसके लिए हम काम में लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों जब सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो NaCl जो कि सिंपल सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट साथ में बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट वही इनसॉल्युबल पार्ट है, अलग हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अगर है और उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट सॉल्युबल होता है, ये सिंपल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और मेथड देखें। मेथड फॉर बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। अब हम ऐसे मेथड देख रहे हैं जो दोनों में एप्लीकेबल हो जाएं, यानी टेम्परेरी भी रिमूव हो जाए, परमानेंट भी रिमूव हो जाए, बॉयल भी ना करना पड़े। उसके लिए सबसे पहले हम लाइम एंड सोडा प्रोसेस, यानी इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों ऐड कर दो एक साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देगा और सोडियम कार्बोनेट ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देगा। दोनों हार्डनेस एक साथ रिमूव हो जाएंगी एक साथ अगर हम इसको मिला देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। हमने कहा कि जो कार्बोनेट्स है, मेटल, या फिर ये कहें कि जो क्लोराइड्स हैं, सल्फेट है, इस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस। अब हम इनको एक्सचेंज अगर कर दें तो इनको हम कहेंगे आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें भी जो हम प्रोसेस देखें, 3 तरह के प्रोसेस हैं। सबसे पहला इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड कैल्गन प्रोसेस। एक एक करके तीनों को देखते हैं। इनऑर्गेनिक प्रोसेस, इनऑर्गेनिक में हम एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जियोलाइट
या परम्यूटेड प्रोसेस, परम्यूटेड क्या होते हैं, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, जिसको हम जियोलाइट भी कहेंगे। जियोलाइट एक सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। जियोलाइट एक पोरस स्टोन की तरह काम करता है, पोरस होता है ये, और इसके जो माइक्रोपोर्स होते हैं उसमें जिस साइज के जो कंपाउंड्स हैं, जो मेटल्स हैं, वही उसमें एंटर कर सकते हैं, बाकी नहीं, सेप सेलेक्टिव। तो यहां पर देखो, फॉर दिस प्रोसेस यूज्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक हाइड्रेट्स ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, और इसी में हमने इनको कहा जियोलाइट, जियोलाइट। और ये सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स, इस तरह से हम इसमें काम में ले लेते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। देखें, जैसे ये हमने सोडियम सिलिकेट लिया है, सोडियम जियोलाइट, जेड यहां पर परम्यूटेट का एक फॉर्मूला है, जियोलाइट का फॉर्मूला, सोडियम सिलिकेट। कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम और कैल्शियम एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, इसमें से NaCl जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, इनसोल्यूबल होगा, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक प्रोसेस से आयन एक्सचेंज के थ्रू हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इस प्रोसेस में हम आयन एक्सचेंज में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे ये दो तरह के होंगे, कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें जो H+ है वो कैल्शियम के साथ एक्सचेंज करता है, कैल्शियम के साथ एक्सचेंज करेगा तो कैल्शियम सॉल्ट बनेंगे, और कैल्शियम सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, सेपरेट हो जाएंगे और साथ में H+ वाटर के अंदर चला जाएगा। सेकंड है आयन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज। एनायन में कोई नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो OH- है, OH-, ये Cl नेगेटिव आयन को, जैसे देखो कैटायन में तो क्या हो रहा है, किसका एक्सचेंज हो रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम आयंस का। एनायन में हमें जो एनायंस हैं जैसे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, इनका एक्सचेंज करना है, और इसके लिए हमने एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है और इनको हम एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक मेथड से, ऑर्गेनिक प्रोसेस से भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, केल्गन प्रोसेस। थर्ड था केल्गन प्रोसेस, फर्स्ट तो था इनऑर्गेनिक प्रोसेस, सेकंड था ऑर्गेनिक प्रोसेस, थर्ड है केल्गन प्रोसेस। और केल्गन जो है ये एक ट्रेड नेम है, एक ट्रेड नेम है एक कंपाउंड का। कौन से कंपाउंड का ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका एक ट्रेड नेम है ये। देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या है, सोडियम Na2 Na4 PO3 होल 6। और इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम जब हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, केल्गन के साथ रिएक्शन करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आयंस का, एनायन का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें सोडियम की जगह मैग्नीशियम या कैल्शियम चले जाएंगे, और विच आर वेरी इनएक्टिव, वेरी इनएक्टिव एंड डू नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट विद सोप, सोप के साथ प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे। यानी सोप के साथ प्रिसिपिटेट नहीं बना रहे, मतलब सोप भी इसमें यूज कर सकते हैं वाटर के अंदर। तो यहां पर हम देखें, ये जो केल्गन है, कैल्शियम जो है इसने एक्सचेंज किया और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाएंगे, और इस तरह से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये केल्गन प्रोसेस, केल्गन प्रोसेस में सिर्फ जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है कि केल्गन कहेंगे किसको और कैसे ये रिमूव करेगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में ये था वाटर H2O। अब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर। ड्यूटेरियम इज ए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से ऑलमोस्ट डबल होता है, डबल एटॉमिक मास होता है इसका। इसीलिए डबल एटॉमिक मास होने की वजह से ही हमने इसको नाम दे दिया हैवी वाटर, हैवी यानी मास में हैवी। देखें इसमें तो हैवी वाटर ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है और इसको
यूरे साइंटिस्ट ने 1932 में डिस्कवर किया। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर नहीं। हाँ, ये है कि वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। प्रोडक्ट वैसा ही कुछ बनेंगे, बस हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम आएगा, रिएक्शन हल्की सी थोड़ी सी स्लाइटली स्लो हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से। तो यहां H2O की रिएक्शन फास्ट होंगी D2O के कंपैरिजन में, स्लो होंगी बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से। अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। जैसे एक रिएक्शन देखें, जब हम Na की रिएक्शन H2O से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, D2O से NaOD बन जाएगा, बस इतना से डिफरेंस आएगा कि आइसोटोप जो है ऑक्सीजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया। नेक्स्ट इसके बाद देखें यूजेस, कि हम हार्ड वाटर का यूज कहां करें, सॉरी हैवी वाटर का यूज कहां करें। तो एक तो यूज है प्रोडक्शन ऑफ हैवी हाइड्रोजन, दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के अगर अपने को कंपाउंड्स बनाने हैं तो वहां पर हम D2O, जैसे यहां ड्यूटेरियम का हमें NaOD बनाना था तो हमने यहां D2O की रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो एक तो यूज हो गया ये। एक सेकंड यूज, एक्ट एज ट्रेसर कंपाउंड। एक ट्रेसर का मतलब होता है जो माइक्रो क्वांटिटी में हो, बहुत लेस अमाउंट में हो। ड्यूटेरियम भी बहुत लेस अमाउंट में मिलता है अपने को, तो ये एज ए ट्रेसर कंपाउंड। और दूसरा मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्लो करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए, स्लो करने के लिए हम D2O का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट कंपाउंड H2O के बाद में D2O के बाद में जो नेक्स्ट कंपाउंड है ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड होता है H2O, हाइड्रोजन का सिंपल ऑक्साइड H2O, परऑक्साइड H2O2। अब परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, यानी यहां पर जो H2O से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रही है, ये ऑक्सीजन में कनेक्शन होगा, इसमें परऑक्साइड कहेंगे हम इसको। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं परऑक्साइड को। तो हम परऑक्साइड के बनाने के, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने के लिए जो मेथड है वो सबसे पहले डिस्कवर किया है L.J. थिनार्ड ने। देखें इसमें लैब मेथड देखते हैं पहले। लैब मेथड है H2O2 का, और वो लैब मेथड क्या है कि हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेरियम परऑक्साइड से। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनाना चाह रहे हैं तो आप वैसे तो किसी भी परऑक्साइड की रिएक्शन H2O से करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। यहां हमने जो यूज किया है वो है बेरियम ऑक्साइड, और बेरियम ऑक्साइड को जब हम CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं H2O की प्रेजेंस में, जब ये रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहां देखें लैब इसमें जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाई पासिंग ए करंट ऑफ CO2 थ्रू ए कोल्ड पेस्टी सॉल्यूशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड का एक पेस्टी सॉल्यूशन बनाया और उसमें हमने CO2 को पास किया। पेस्टी सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, और इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। आपको फिर बता रहे हैं किसी भी आप परऑक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दो परऑक्साइड का, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लोगे। और ये जो अभी हमने देखा है ये प्योर मेथड भी है, प्योर H2O2 बनाने का मेथड भी है बेरियम ऑक्साइड, प्योर H2O2। इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड जहां में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं एक इकोनॉमिकल वे में, तो यहां हम 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, ये है एंथ्राक्विनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये जो क्विनोल होता है ये क्विनोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्विनोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और साथ में मिल जाता है अपने को H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम इसमें वापस हाइड्रोजनेशन करा दें, वापस इसका रिडक्शन करा दें, तो अगेन क्विनोल बन जाएगा। क्विनोल से क्विनोन, क्विनोन से क्विनोल, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस में H2O2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा।
और क्विनोल क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम इसमें हाईली कंसंट्रेटेड या कहें 50% H2SO4 इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि हम कैथोड एनोड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें और इनका बॉन्ड ब्रेक होने दें। लेट्स सी क्या बनता है। तो 50% H2SO4 का हम जब एनोड और कैथोड पर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो क्या होता है। इसमें पहले H2SO4 आयनाइज होता है H+ और HSO4- में। जो पॉजिटिव पार्ट होता है H+ ये तो चला जाता है कैथोड पर और हाइड्रोजन गैस बनके रिलीज हो जाता है। जो नेगेटिव पार्ट है H सल्फेट आयन ये कैथोड पर जाएगा, सॉरी एनोड पर, और इसका होगा ऑक्सीडेशन और एनोड पर ये H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ये एनोड पर कन्वर्ट हो गया। अभी पेरोक्साइड नहीं बना है, अभी तो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना है। इस H2SO8 जो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब हम इसको ओलियम भी बोल सकते हैं हम इसमें, सॉरी ओलियम तो अलग होता है, ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। ओलियम तो H2S2O7 होता है, ये O8 है परऑक्सो। जब H2SO के साथ में जब हम इसमें H2SO4 बनाते हैं, साथ में H2SO5 जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, H2SO5 पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इस परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 में जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब ये H2SO4 और पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हमने क्या किया, 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। इलेक्ट्रोलाइसिस करा के हमने एनोड कैथोड पर इसकी रिएक्शंस देखी और इसके बाद में एनोड और कैथोड पर यह प्रोसेस हुई। पहले पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना, उससे बना H2SO5 कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का जब हाइड्रोलाइसिस कराया तो हमें पेरोक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल दिखता कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी देखें। इसमें प्योर H2SO2 प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जब ये इम्प्योर हो जाता है तो ब्लूइश कलर आ जाता है, इसमें ब्लूइश लेयर बना लेता है इम्प्योर H2O2। अगर ब्लूइश लेयर आ गई मतलब ये H2O2 तो है बट इम्प्योर है। इट हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर हम देखें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक्स्ट्रा बनेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनेगी तो इसका ऑर्डर जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2O2 D2O एंड H2O। D2O H2O में रीजन है यहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से, और H2O2 का रीजन है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। इट हैज बिटर टेस्ट एंड हार्मफुल फॉर स्किन। पेरोक्साइड जो होते हैं अगर ये कंसंट्रेटेड अमाउंट में है तो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर पेरोक्साइड को डाइल्यूट फॉर्म में ले लें तो ये हमारी स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम भी करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में। इट इज डाइबेसिक वीक एसिड, दो प्रोटॉन होते हैं इसलिए डाइबेसिक वीक एसिड। इट हैज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग भी। कैसे है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। H2O2 इजिली डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो लाइट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए H2O2 को जब हम स्टोर करते हैं तो हमेशा डार्क बॉटल में रखते हैं और कूल प्लेसेस, यानी टेम्परेचर भी लो रहे और डार्क बॉटल यानी लाइट भी वहां तक नहीं पहुंचे डार्क बॉटल्स में, नहीं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज कॉल्ड परहाइड्रोल। परहाइड्रोल 30% सॉल्यूशन का एक ट्रेड नेम है परहाइड्रोल। नेक्स्ट देखें इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं कि H2O2 कैसे रिएक्शन करता है अदर कंपाउंड से। इसमें सबसे पहले देखें इट इज अनस्टेबल इन नेचर। अनस्टेबल होता है, इवन
इसको अगर हम इसको रखने के लिए भी छोड़ दें तो भी ये डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाता है। इट इज अनस्टेबल इन नेचर, डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग, रखा रखा ही डिकम्पोज होने लग जाता है। एंड हीटिंग पर तो डिकम्पोज होगा ही है। साथ में इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अपने आप ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो करने लग जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखें कैसे, जैसे H2O2 है, अपने आप रखे रखे ही ये H2O और O में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो O निकला है ये है नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इसका एक यूज और हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में। ब्लीचिंग पाउडर तो अलग होता है, कैल्शियम का प्रोडक्ट है, ये ब्लीचिंग एक्शन होगा, ब्लीचिंग एक्शन यानी कि कलर को डिसअपीयर करने में। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एक्शन। चलिए, हमने कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करता है। दोनों की तरह बिहेव करेगा तो एक एक करके देख लेते हैं कैसे कैसे बिहेव करेगा। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, एसिडिफाइड KMnO4 ले रहे हैं। एसिडिफाइड KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हमने इसमें H2SO4 एसिडिफाइड करने के लिए और H2O2 के साथ जब रिएक्शन कराई तो देखो रिएक्शन में क्या चेंज हुआ, जो H2SO4 K2SO4 बन गया, साथ में MnSO4, तो Mn जो +7 में था वो +2 में आ गया, डीकलराइज हो जाएगा Mn, साथ में H2O और O2, तो यहां पर KMnO4 जो है इसका रिडक्शन हो गया, +7 से +2 में आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये रिड्यूसिंग एक्शन हो गया H2O2 का। अब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले वो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। द कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग, जो लेड पेंटिंग होती है जैसे जैसे टाइम निकलता है उसका कलर फेड होने लग जाता है, कलर चेंज होने लग जाता है, ठीक है ना। ये वो ब्लैक कलर के, ब्लैकिश कलर उसमें आने लग जाता है। तो जो कलर होता है ओल्ड लेड पेंटिंग का, इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं कैसे, बाय वॉशिंग विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2। अगर हम H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से उसको वॉश कर दें तो जो लेड पेंट है वो रीस्टोर हो सकता है। रीस्टोर क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैक लेड सल्फाइड जो बन गया था ऑक्सीडेशन से, वो वापस व्हाइट लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन, जो PbO होता है, लेड पेंट जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में वो ब्लैक PbS में कन्वर्ट हो जाता है। अब रीस्टोर अपने को करना है तो PbS जो होता है इसको जब H2O2 के साथ वॉश करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो ये इसके व्हाइट कलर को रीअपीयर कर लेता है, रीस्टोर हो जाता है व्हाइट कलर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कैसे हम रीस्टोर करते हैं लेड पेंट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। अब है स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसकी जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है वो बताई गई है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर H2O2 की। और ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो डाइहेड्रल एंगल है, दोनों फेसेस का जो एंगल वो 111 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 94 होता है, बॉन्ड एंगल यहां 94, डाइहेड्रल एंगल 114। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 0.97 एंगस्ट्रॉम, ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.48 एंगस्ट्रॉम। ये स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, आंसर उसमें था ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हम देखें कुछ और स्ट्रक्चर जो बहुत पहले दी गई थी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर से पहले, जिनको लेस हम ये कहें कि इनको प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी देते हैं, और ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। देख सकते हैं हम कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को देकर बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन में ये लीनियर स्ट्रक्चर बेयर्स फॉर्मूला में बताई गई। लेकिन आपको जो ध्यान रखनी है वो रखनी है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर H2O2 की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीकॉशंस, क्या क्या प्रीकॉशंस हैं
और क्या क्या यूजेस हैं H2O2 के। प्रिकॉशंस ये है कि H2O2 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सिंपल ग्लास बॉटल। जो सिंपल ग्लास बॉटल होती हैं इनमें इनको स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिंस रफ सरफेस, जो ग्लास की रफ सरफेस होती है, और रफ सरफेस ऑफ ग्लास, एल्कली ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट। एल्कली ऑक्साइड जो होते हैं रफ सरफेस पर, ये लाइट की प्रेजेंस में एक्साइटेड हो जाते हैं और H2O2 को डिकम्पोज कर देते हैं। H2O2 वहां से डिकम्पोज हो जाता है एल्कली की वजह से, ठीक है ना, एल्कली ऑक्साइड की वजह से। इसलिए हम क्या करते हैं, H2O2 को जो स्टोर करते हैं प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करते हैं, और प्लास्टिक की बोतल में भी पैराफिन कोटेड रहते हैं। पैराफिन जो होता है वो इनर्ट होता है, तो पैराफिन कोटेड प्लास्टिक बॉटल्स में H2O2 को स्टोर करना है, सिंपल ग्लास बॉटल में नहीं करना। और ये जो प्लास्टिक कोटेड हैं बॉटल, प्लास्टिक की ये जो पैराफिन कोटेड हैं, इनको भी डार्क कलर की बोतल में रखेंगे, इनको भी डार्क कलर में रखेंगे। यूजेस देखें, ब्लीचिंग एजेंट, हमने कहा था जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ब्लीचिंग एक्शन करेगा। हेयर डाइंग जो होता है, हेयर में जब डाई करते हैं तो वहां भी ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। H2O2 एंड N2H4, H2O2 और हाइड्रोजन, इसका कॉम्बिनेशन रॉकेट प्रोपेलेंट, रॉकेट के अंदर यूज करते हैं इसको। H2O2 ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। दोनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए। एंटीसेप्टिक, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2, डाइल्यूट सॉल्यूशन H2O2 का, ये एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। तो ये थे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस, और ये था हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।